मेरा नाम अनुष्का है और मैं 21 साल की लड़की हूँ। मैं दिल्ली शहर में रहती थी। मेरा परिवार एक गरीब घराने से था। हमारे घर में माँ, पापा और हम 4 बहनें थी। हमारा कोई भाई नहीं था। हम 3 बहनों की शादी हो चुकी थी और एक बहन कुंवारी थी। सबसे छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही थी। मुझसे बड़ी मेरी दोनों बहनों के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। शादी के वक्त ही हमारी माँ ने जब हमें विदा किया तो हमसे साफ कह दिया था कि अब हमारा जीना और मरना ससुराल में ही है। माँ की बात भी सही थी क्योंकि हम 4 बेटियां थी और हमारा कोई भाई नहीं था। इसलिए माँ पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि पापा हर वक्त बीमार रहते थे। मेरे माँ-पापा ने मेरी शादी भी कम उम्र में ही करवा दी थी। मेरी शादी 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। मगर माँ को पापा की बीमारी की वजह से चिंता होती थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी भी मेरी बड़ी बहनों की तरह जल्दी करवा दी थी। मेरे पति अपने घर के इकलौते बेटे थे और घर की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं पर थी। इसी वजह से वह विदेश में काम करते थे। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। इस वजह से मेरी सास और नंद मुझे बांझ होने का ताना देती थी। जब मैं यह बात अपने पति को बताती थी, तो वह कहते थे कि इन सब बातों को नजरअंदाज करो। ये सास बहू के झगड़े तो हमेशा चलते ही रहते हैं। मेरे पति की भी बात सही थी और मेरा मायका इतना मजबूत नहीं था कि मैं वहां वापस जा सकती। इसलिए मैं चुपचाप उनके ताने सुन लेती थी। मैंने अपने मायके वालों को भी कुछ नहीं बताया कि मेरी सास और ननद मुझे दिन रात ताने देते हैं। इसी तरह मेरी शादी के 2 साल गुजर गए थे। इस बार जब मेरे पति घर आए, तो मेरी सास और ननद ने उन्हें भी मेरे खिलाफ भड़काया और कहा कि मुझे इससे तलाक लेकर दूसरी शादी कर ले। लेकिन मेरे पति ने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया था और सास और ननद को खूब फटकार भी लगाई थी। मुझे अपने पति का ये प्यार देखकर अच्छा लगता था। मैं अपने पति के लिए सब कुछ सहन कर लेती थी क्योंकि मेरे पति ने कभी मुझे बांझ होने का ताना नहीं दिया था। मेरी एक ही नंद थी, वह भी शादीशुदा थी, लेकिन ज्यादातर समय मायके में ही रहती थी। इसकी वजह से मुझे भी बहुत परेशानी होती थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। मैंने अपने पति से कई बार कहा कि उसे बोले कि अपने ससुराल में रहे, लेकिन इस बात पर मेरे पति मुझे ही डांट दिया करते थे। इन सब चीज़ों की वजह से मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। इस बार मेरे पति जब घर आए, तो मेरी सास ने ना जाने मेरे पति को क्या पट्टी पढ़ाई थी कि मेरे पति ने इस बार मुझसे कहा कि तुमने डॉक्टर को भी दिखा दिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार हम बाबा को भी दिखा देते हैं। मैं अपने पति की बात सुनकर हैरान हो गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति भी ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी अब अपनी ज़िंदगी में एक कमी सी लग रही थी। तभी मैं अपने पति की बात मानने पर राज़ी हो चुकी थी। मेरे पति मुझे किसी गुफ़ा में रहने वाले बाबा के पास ले गए थे। बाबा ने मेरे पति से कहा कि मुझे एक रात के लिए वहीं छोड़ दे। मेरे पति पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब बाबा ने कहा कि यहाँ पर और भी बहुत सी महिलाएं आती हैं, तो वह मान गए और मुझे वहाँ छोड़कर चले गए। मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। बाबा ने मुझे कुछ दवाई दी, जिसकी वजह से मैं अर्ध चेतना में चली गई थी और सो गई थी। सुबह होते ही मेरे पति मुझे लेने आ गए थे और मैं उनके साथ वापस घर चली गई। पता नहीं रात को उन्होंने घर में क्या बताया था, क्योंकि मेरी सास और नंद ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। रास्ते में मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उन्होंने घर वालों को बताया है कि मैं रात को मायके में थी। मैंने भी चुपचाप उनकी बात मान ली। सुबह से मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने यह बात अपने पति को बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तुम्हारे इलाज का असर है और बात को टाल दिया। इस इलाज के बाद 2 महीने गुजर गए। फिर हमारे घर में खुशखबरी आई कि मैं माँ बनने वाली थी। इन 2 महीनों में भी मैंने अपनी सास और नंद के ताने झेले थे। लेकिन जब मुझे यह खुशखबरी मिली तो मैं बहुत खुश हुई। जब मैंने यह बात अपने पति को बताई तो उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। उस समय वह विदेश में अपनी नौकरी पर चले गए थे। यह खबर सुनने के बाद मेरी सास और नंद भी मेरा बहुत ध्यान रखने लगी थी। वह मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी। इन्हीं दिनों मुझे एहसास हुआ था कि मेरी सास और नंद को सिर्फ बच्चा ही चाहिए था।
उनका मेरे साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुज़र रही थी। 5 महीने हो गए थे मेरी प्रेग्नेंसी को। एक दिन मेरे मोबाइल पर एक वीडियो आई थी। मुझे लगा कि यह वीडियो मेरे पति ने भेजी होगी। उस समय मैं काम में व्यस्त थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बाद में देखूँगी, रात को फ्री होकर। जब मैंने वह वीडियो देखी, तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वीडियो के साथ एक वॉइस नोट भी आया था, जिसमें वीडियो को वायरल न करने की कीमत 5 लाख रुपए मांगी गई थी। मैं वो वीडियो देखकर परेशान हो चुकी थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से थी। मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाती? उस वीडियो ने तो मेरी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया था। उस वीडियो में मैंने जो कुछ भी देखा था, वो अब मेरे लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। जब मेरे ससुराल वालों को सारी हकीकत पता चली, तो ना जाने क्या होता। मेरी सास और नंद मुझसे नफरत करती। मुझे उनका गुस्सा और मेरे पति की प्रतिक्रिया, यह सब सोचकर मैं घबरा गई। मैं अपना सिर पकड़कर रोने लगी। वॉइस नोट में मुझे फिर से उसी गुफा वाले बाबा के पास जाने को कहा गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर मेरा वहाँ जाना भी ज़रूरी था। अगले दिन मैं डरते-डरते वहाँ गई थी, क्योंकि उस वीडियो में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज था, या यूँ कहना ज़्यादा सही था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ही उस वीडियो में था। वहां पहुंचकर मैंने उस ढोंगी बाबा को नफरत से देखा था। मेरा दिल कर रहा था उस बाबा को मार डालूं, मगर मैं मजबूर थी। मैंने उस बाबा से बहुत बहस की थी, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं अपनी जगह से उठी और उस बाबा का गिरेबान पकड़कर उसे झिंझोड़ कर कहा कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? वह बहुत घटिया इंसान था। मैंने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाऊँगी, लेकिन वह मेरी धमकी पर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा और बोला, जाओ बताओ, सबसे ज़्यादा बदनामी तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी सास और ननद को जब सब कुछ पता चलेगा, तो वो तुम्हारे घर से निकाल देंगी। और तुम्हारे पति का क्या होगा? सोचोगे और क्या करेगा ये भी मुझे पता है। वह बाबा मुझ पर हँसे जा रहा था और मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा था। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? उसके सारे चेले भी वहाँ मौजूद थे, जो मुझे देखकर हँस रहे थे। मैं वहाँ से तुरंत भागते हुए अपने घर आई। घर आकर मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और खोई-खोई रहती थी। घर आकर मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और खोई-खोई रहती थी। सबको लगता था कि यह सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं ही जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ दिन बाद मुझे फिर से एक वॉइस नोट आया, जिसमें 5 लाख रुपए की माँग की गई थी। इस बार मुझे बहुत गंदी तरीके से धमकी दी गई थी कि 5 दिनों के भीतर पैसे न देने पर वह वीडियो वायरल कर देंगे। मेरे पास तो कुल जमा पूँजी सिर्फ 2.5 लाख रुपए थी, जो मैंने अपने बच्चे के लिए बचा कर रखी थी। अब मुझे अपने बच्चे से भी घिन आने लगी थी। मैंने अपनी बहन से अर्जेंट पैसे माँगे। उसने किसी से उधार लेकर मुझे 5 लाख रुपए दिए। मैंने वह पैसे बाबा को दे दिए। उस समय मेरे दिमाग में यह ख़्याल भी नहीं आया कि मुझे वह वीडियो डिलीट करवानी चाहिए। मैंने जैसे-तैसे 5 लाख रुपए जमा करके उस ढोंगी बाबा को दे दिए थे। इसके बाद 1.5 महीने तक सब ठीक रहा। ना कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल। मैं अपनी माँ के घर जाकर रहने लगी थी। मेरी सास मुझे मायके जाने से रोक रही थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी। इसी दौरान मेरे पति भी विदेश से वापस आ गए थे, मगर मैंने अपने मायके रहना ही सही समझा था। अब मैं उस बच्चे के बारे में सोचने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि उस बच्चे को खत्म कर दूँ, मगर मैं बेबस थी। कुछ भी नहीं कर सकते थे। मेरे पति उस गुफा वाले बाबा को बहुत मानने लगे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक बार फिर से उस बाबा के पास जाएँगे, क्योंकि उस बाबा के आशीर्वाद की वजह से ही हमको संतान का सुख मिला है। पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं वहाँ जाने से इनकार करना चाहती थी। मगर मेरे पति ने मेरी एक ना सुनी और मुझे ज़बरदस्ती बाबा के पास ले गए। बाबा मुझे दोबारा वहां देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी चमक थी। बाबा ने मेरे पति के सामने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, जिन्हें मेरा पति मुझे जबरदस्ती खिलाया था। मेरे फिर बाबा ने मेरे पति को वहां से भेज दिया और मैं उस ढोंगी बाबा के कमरे में अकेली रह गई थी।
तभी बाबा ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा था, उम्मीद करता हूँ आपकी होने वाली संतान अच्छी होगी। बाबा की ये बात सुनकर मेरे पसीने छूट गए थे। मैं डरकर वहां से भाग गई थी। मेरे पति वह अब मेरी डिलीवरी के बाद ही वापस काम पर जाने की सोच रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि वह तुरंत काम पर लौट जाए। जब मुझे उनकी जरूरत थी, तब तो वह साथ नहीं थे, और अब जब मैं सब सह चुकी हूँ, तो वह यहाँ क्या कर रहे थे? दिन-रात यही सारी सोचें मुझे खाए जाती थी। प्रेगनेंसी के छठे महीने में मुझे अचानक से बहुत उल्टियाँ होने लगी, जबकि तीसरे महीने में मेरी उल्टियाँ बंद हो चुकी थी। मैंने डॉक्टर को दिखाने की इच्छा जताई, लेकिन मेरी सास, ननद और पति मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने देते थे। वह कहते थे कि बाबा ने चेक कर लिया है, बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। मैंने उन्हें बताया कि जब से मैं बाबा की दवाइयाँ ले रही हूँ, तब से ही यह समस्या शुरू हुई है। लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वह मुझे 2 महीने तक बाबा की दवाइयाँ देते रहे। एक दिन मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ था। मैंने किसी को बताए बिना डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने जाँच के बाद जो बताया, उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर चुका था। मैं जो ये बच्चा नहीं चाहती थी, मगर मुझे उसके जाने का बहुत दुःख हुआ था। जो भी था, वो मेरी अपनी संतान थी। और अपनी संतान का दुःख एक माँ के अलावा कोई भी नहीं जानता है। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया था, क्योंकि मुझे तो कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई थी। मैंने रोते हुए डॉक्टर को सब कुछ बताया था। डॉक्टर ने मुझसे उन दवाओं और बाबा के बारे में विस्तार से पूछा था। जब मैंने पूरी बात बताई, तो डॉक्टर ने मुझे समझाते हुए पुलिस में जाने की सलाह दी। डॉक्टर ने मुझे किसी सरकारी एजेंसी के व्यक्ति का नंबर भी दिया था। वह डॉक्टर का जानने वाला था। मैंने उस व्यक्ति को कॉल करके पूरी बात बताई। उसने मुझसे कहा कि इस बात की जानकारी घर वालों को ना दूँ। मैंने उसकी बात मान ली और किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन यह बात ज़्यादा दिन छुप नहीं सकी। घर वालों को अपने आप ही पता चल गया कि बच्चा अब नहीं रहा था। मेरी सास और नंद ने इसका पूरा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया था। वह फिर से वही ताने देने लगी कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कह दिया कि अब वह अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएँगे। इस बार मेरे पति ने भी कुछ नहीं कहा था और ना ही मुझे तसल्ली दी थी। मैं बहुत रोई थी। इतना ही नहीं, मेरी सास और नंद ने मेरे पति की दूसरी शादी की बात भी शुरू कर दी थी, और इस बार मेरे पति ने भी उनका साथ दिया। मैं टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पति को भी मैंने समझाने की कोशिश की थी कि मेरे साथ ऐसा ना करे, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उस दिन मेरे पति की शादी थी और मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि रो-रो कर मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरे घर वाले भी मुझे दिलासा देने नहीं आए थे। शुरू से ही उनका कहना था कि अब मेरा जीना मरना यही है। उस समय मुझे सचमुच मर जाने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरे पास जीने का कोई कारण ही नहीं बचा था। उसी रात मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मैं अब जीना नहीं चाहती थी। तभी जैसे ही मैंने यह कदम उठाने की कोशिश की, मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने पहले मोबाइल उठाना ज़रूरी समझा। कॉल उस एजेंट की थी, जिसने पहले से मेरी मदद की थी। मैंने उसकी कॉल उठाई। मुझे उम्मीद थी कि मुझे न्याय मिलेगा और उस बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जो खबर उसने दी, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि उस बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसकी गवाही के बाद अब मेरे पति और उनके परिवार वालों को पकड़ने के लिए वे घर आ रहे थे। उस एजेंट ने जो बताया था, उसको सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, वह सब मेरे पति ने किया था। ब्लैकमेलिंग की वीडियो और सारी योजनाएँ उसी की साजिश थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। उसने कॉल पर सिर्फ़ इतनी बात बताई और फ़ोन काट दिया था। आधे घंटे के भीतर ही पुलिस घर पहुँच गई थी। मेरे पति की शादी हो चुकी थी और घर में मेहमान भरे हुए थे। पुलिस ने सबके सामने ही मेरे पति, उसकी बहन और उसकी माँ को गिरफ्तार किया था। मुझे पता चला था कि मेरे पति को पता था कि वह पिता नहीं बन सकता, और उसने यह सारी साजिश अपनी माँ और बहन के कहने पर रची थी। उन्होंने मेरे साथ उस बाबा से ज़बरदस्ती करवाई और मेरी ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो बनाई थी।
फिर मुझसे पैसे निकलवाए थे। मेरे पति ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए, जिनमें से आधे उस बाबा को दिए और आधे खुद रख लिए। जब मैंने उससे सबके सामने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और मुझे थप्पड़ मारा था। मैं हैरत से अपने पति को देख रही थी। वह इतना निर्लज्ज था कि उसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं हुआ। एजेंट ने मुझे सहारा दिया और मेरे पति को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। तब मेरे पति ने कह दिया कि वह मुझे तलाक देगा। इस बात से मेरा दिल टूट गया था। पहले मेरे पति की शादी, फिर उसकी सच्चाई और अब तलाक की बात। मेरा अब उस घर में कुछ नहीं बचा था। मैं रोते हुए वहाँ से निकल गई थी, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के घर नहीं जा सकती थी। तभी मुझे उस एजेंट ने सहारा दिया था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके घर चल सकती हूँ। अपने पति के धोखे के बाद मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी, मगर उस एजेंट ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं उसके साथ उसी के घर चली आई थी। बहुत बाद में मुझे पता चला कि वह एजेंट उसी ही डॉक्टर का भाई था, जिसने मेरा इलाज किया था। मैं अब उस घर में रह रही थी, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा सारा खर्च वह उठा रहा है। मैंने अपने घर वालों से भी संपर्क नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि वे मुझे यही कहेंगे कि मैं अपने पति से माफ़ी माँगकर उसके साथ रहने लगूँ। लेकिन मैं अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं जॉब करूँगी और अपना खर्च खुद उठाऊँगी। एजेंट ने मुझे कहा कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। उसने मेरा एडमिशन करवाया और एक वकील का इंतज़ाम किया, जिसने मेरा तलाक का केस लड़ा था। हर पेशी पर वह एजेंट मेरे साथ जाता था। उसने मेरा हर कदम पर साथ दिया, लेकिन मुझे उस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था और मुझे लगता था कि अब कोई भी मुझे धोखा दे सकता है। मुझे लगता था कि इस एजेंट की भी मुझसे कोई स्वार्थ जुड़ा है, वरना कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है। लेकिन उसने हर कदम पर मेरी मदद की और मुझे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया था। वह अपने घर में अकेला रहता था, उसकी बहन डॉक्टर थी, उनके घर में कोई और सदस्य नहीं था। उसकी बहन कभी-कभी उसके घर आती थी, वो भी मुझसे मिलने, वरना उसका भाई तो अक्सर घर पर नहीं होता था। उसकी बहन मुझसे काफ़ी बातें करती थी और मेरी पढ़ाई में भी बहुत मदद करती थी। 1.5 साल बीत चुका था मेरे डाइवोर्स केस को, जो अब तक खत्म नहीं हुआ था। जब मेरे पति को पता चला कि मैं खुद उससे तलाक लेना चाहती हूँ, तो उसने साफ कह दिया कि वह मुझे तलाक नहीं देगा। वह अभी भी एजेंसी की कस्टडी में था, लेकिन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। इस बीच मैंने अपना सेकंड ईयर भी पूरा कर लिया था। 2 साल बीतने के बाद कोर्ट ने खुद फैसला सुनाया और मुझे तलाक मिल गई थी। साथ ही कोर्ट ने मेरे पति से मुझे एक अच्छी खासी रकम भी दिलवाई। यह सब उस एजेंट की वजह से हुआ था, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया था। अब मैंने उसका घर छोड़ने का फैसला किया था। मैंने अपना खुद का एक फ्लैट ले लिया था, जिसमें भी उसने मेरी मदद की। मैंने एक नौकरी भी ढूँढ ली थी। अब मैं अपनी नौकरी के साथ-साथ अपना घर भी चला रही थी। लेकिन वह एजेंट फिर भी कभी-कभी मेरे घर हाल-चाल पूछने आता था। उसकी बहन भी अक्सर मेरे घर आती थी। मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे पटरी पर आ रही थी। मैंने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूँजी से अपना खुद का कारोबार शुरू किया था। मैंने कई महिलाओं को अपने साथ जोड़ा था। इन महिलाओं को डॉक्टर अनन्या ने ही ढूँढने में मेरी मदद की थी। उन्होंने हर चीज़ में मेरा साथ दिया। उनके भाई भी बहुत अच्छे थे। मुझे अपनी सोच पर पछतावा होने लगा कि मैंने इन लोगों को गलत समझा था। मुझे लगता था कि उस एजेंट का भी कोई स्वार्थ छुपा हुआ है मेरे साथ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो बिना स्वार्थ के मेरे लिए बहुत कुछ कर गया था। अब मेरा कारोबार एक बड़े स्तर पर पहुँच चुका था। मेरे प्रोडक्ट्स विदेशों में भी जाते थे। मैं अब पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी। एक बिज़नेस वूमन बन गई थी। मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी के सारे दुःख भुला दिए थे, लेकिन जो तकलीफ़ मैंने झेली थी, उसकी झलक आज भी मेरी आँखों में दिख जाती थी। डॉक्टर अनन्या ने कभी मुझसे उस दर्द का ज़िक्र नहीं किया था। वह चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ और किसी से शादी कर लूँ। लेकिन एक बार इतनी बड़ी तकलीफ़ झेलने के बाद मैं दोबारा शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इन वर्षों में मैंने अपने घरवालों से भी कोई संपर्क नहीं किया था, लेकिन अब मैं उनसे मिलने का मन बना चुकी थी।
एक दिन मैं अपने घर गई तो मुझे एक नया झटका लगा। मेरे पिता का देहांत हो चुका था। यह सब तब हुआ जब उन्हें मेरे साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में पता चला था। मेरे पिता हमेशा मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनका अचानक चला जाना मेरे लिए दर्दनाक था। मैं बहुत रोई थी। मेरे आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी माँ और बहन ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई हो। ज़िंदगी ने मुझे तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। काश मैं उस एजेंट की कॉल उठाने के बजाय मर जाती, तो शायद ये दिन देखने को ना मिलते। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ी थी, लेकिन ये ज़िंदगी मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। मेरे पिता ने मुझे बहुत ढूँढा था, लेकिन मैं उन्हें नहीं मिली थी। इसके बाद वे बहुत बीमार रहने लगी और उनका देहांत हो गया था। मैं अपनी माँ और बहन को वहाँ नहीं रहने दे सकती थी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आई थी। वे मेरी सफलता देखकर बहुत खुश थी। मेरी माँ को मुझ पर बहुत गर्व था। अब मेरी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो रही थी। मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया था और मेरी माँ ने उनके ससुराल वालों को हमारे घर का पता दे दिया था। मेरी बहन की सगाई की रस्म मेरे घर पर ही हुई थी, लेकिन मुझे मेरी बहन के ससुराल वाले ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। उनकी आँखों में मुझे लालच नज़र आ रही थी। लड़के की माँ मुझे बहुत प्यार दिखा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरी बहन से ज़्यादा मुझ में दिलचस्पी है। शायद उन्होंने मेरे पास पैसे देख लिए थे, इसलिए उनकी नज़रें अब मुझ पर थीं। मेरी माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि मेरी अपने पति से तलाक हो चुकी है और मेरे साथ क्या-क्या हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं अपने बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता माँगने लगी थी। उनके जाते ही मैंने अपनी माँ को साफ-साफ कह दिया था कि मैं एक गड्ढे से निकलकर दूसरी जगह कचरे में नहीं जा सकती। लेकिन मेरी माँ को वे लोग बहुत पसंद आए थे। माँ चाहती थी कि मैं दोबारा अपना घर बसा लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं अब खुद कमा रही थी, अपना ख़्याल रख सकती थी और अपने घरवालों का भी। मुझे तो मेरी बहन के लिए भी वे लोग पसंद नहीं आए थे, तो मैं खुद कैसे वहाँ जा सकती थी। 1 हफ़्ते बाद उस महिला ने माँ से जवाब लेने के लिए कॉल की थी। माँ ने उन्हें साफ कह दिया कि हमारी तरफ से रिश्ता नामंज़ूर है, लेकिन अगले ही दिन वह बिना बताए हमारे घर आ धमकी और कहने लगी कि अगर मैंने उनके बड़े बेटे से शादी नहीं की, तो वे मेरी छोटी बहन का रिश्ता भी तोड़ देंगी। मेरी माँ बहुत रोने लगी थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी छोटी बहन की शादी हो जाए, लेकिन मैं चाहती थी कि वह रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मुझे अपनी बहन के लिए ऐसे स्वार्थी लोग नहीं चाहिए थे। मैंने माँ से कहा था, आप उन्हें साफ-साफ बता दीजिए, जैसा उन्हें सही लगे वैसा कर ले। अगर रिश्ता नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम मर नहीं जाएँगे इस रिश्ते के खत्म होने से। यहाँ अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है और मेरी बहन इतनी खूबसूरत है कि उसके लिए अच्छे रिश्ते खुद आ जाएँगे। आपने उनका बेटा देखा है? कितना निकम्मा और बिगड़ा हुआ लगता है, जैसे कोई नशा करता हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन के लिए खुद एक अच्छा रिश्ता ढूँढ लूँगी। मैंने तय किया कि मैं उस एजेंट से अपनी बहन के रिश्ते में बात करूँगी। मैंने डॉक्टर अनन्या से भी बात की थी और उनके भाई अभिनव के बारे में पूछा था। उनकी फैमिली में वो दोनों ही लोग थे, तो मुझे लगा कि यही सही रहेगा। मैंने अनन्या से कहा कि वे हमारे घर आकर मेरी बहन से मिले और माँ से मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात करें। लेकिन जब मैंने यह बात कही, तो अनन्या का चेहरा थोड़ा उतर गया था, जिसे मैंने अपनी गलतफहमी मानकर नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने सोचा शायद मैं पहले ही उनके बारे में बहुत कुछ गलत सोच चुकी हूँ, इसलिए अब मैंने कोई भी गलत विचार अपने दिल में नहीं लाया था। इसके बाद मैंने अभिनव से खुद बात करने का फैसला किया था। मैं उन्हें हमेशा एजेंट कहकर बुलाती थी, जबकि उनका असली नाम अभिनव था। लगभग 1 हफ्ते बाद मैं अभिनव से मिली और उन्हें अपनी बहन के रिश्ते का प्रस्ताव दिया, लेकिन मेरी इस बात पर अभिनव का चेहरा भी उतर गया। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा। लेकिन मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। मैंने माँ को अभिनव और अनन्या के बारे में भी बताया कि उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया था और मेरा दिली ख्वाहिश है कि मेरी बहन मेरी आँखों के सामने रहे। माँ ने मेरी बात मान ली थी और मेरी छोटी बहन का रिश्ता एजेंट अभिनव से करवाने के लिए राज़ी हो गई थी। जब मेरी बहन को यह पता चला, तो वह बहुत रोई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस लड़के को पसंद करती थी जिसके साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया था।
मैंने उससे यह बात पूछी भी थी, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। मेरे कहने पर डॉक्टर अनन्या और अभिनव हमारे घर आए और रिश्ते की बात की। उस दिन मैं घर पर मौजूद नहीं थी जब वे लोग आए थे। मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने अभिनव से क्या बातें की थी। बस इतना कहा कि उन्होंने शादी के लिए रिश्ता पक्का हो गया है और अगली बार वो लोग आकर शादी की तारीख फिक्स करेंगे। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। मुझे खुशी थी कि मेरी बहन किसी अच्छे घर में जाएगी और उसकी ज़िंदगी मेरी तरह बर्बाद नहीं होगी। मैंने अपनी माँ और बहन के लिए बहुत सारी खरीदारी की। अपनी बहन की शादी को लेकर मैं बहुत उत्साहित थी। मैंने उसकी पसंद की चीज़ें खरीदी और यह तय किया था कि शादी हर हाल में शानदार होगी। अभिनव के लिए भी मैंने एक खास तोहफ़ा लिया था और उसकी बहन डॉक्टर अनन्या के लिए भी एक खूबसूरत उपहार चुना था। शादी के लिए जो सबसे खास चीज़ थी, वह थी मेरी बहन की सगाई की अंगूठी थी। अभिनव ने कहा कि वह चाहता है कि अंगूठी दोनों बहनों की पसंद की हो, मगर मेरी बहन ने अचानक कहा कि वो नहीं जा सकती। मैंने उससे इनकार की वजह पूछी, तो कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ही अकेले अंगूठी देखने चली गई। अंगूठी की दुकान में हमने कई डिज़ाइन देखे। आखिरकार हमने एक खूबसूरत अंगूठी पसंद की। अंगूठी को मेरी उँगली में पहनाकर अभिनव ने ये चेक किया कि साइज़ सही है या नहीं। संयोग से मेरी बहन और मेरे हाथों का साइज़ एक जैसा था। यह देखकर हम दोनों ने तय किया कि यही अंगूठी सही रहेगी। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह एक साधारण चेकिंग से ज़्यादा कुछ था। सगाई के दिन घर में बहुत धूमधाम थी। रिश्तेदार और दोस्त सभी जमा हो गए थे। लेकिन उस दिन एक बात ने मुझे चौंका दिया। अभिनव खुद सगाई में नहीं आया। उसकी जगह उसकी बहन डॉक्टर अनन्या ने मेरी बहन को अंगूठी पहनाने आई थी। यह देखकर मैं असहज हो गई। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव ने खुद आकर अपने मंगेतर को अंगूठी क्यों नहीं पहनाई थी। उस दिन के बाद से मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे डर था कि कहीं मेरी बहन की जिंदगी भी मेरी तरह मुश्किल ना बन जाए। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस बारे में अभिनव से बात करूंगी। मैंने उससे सीधा पूछा कि क्या वह इस रिश्ते से खुश है? अगर नहीं, तो उसे साफ-साफ बताना चाहिए। अभिनव ने मेरे सवालों का सीधा जवाब दिया। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी बहन खूबसूरत है और आपका परिवार भी बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि यह रिश्ता हमारे लिए परफेक्ट होगा। और आपका परिवार भी बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि यह रिश्ता हमारे लिए परफेक्ट होगा। उसकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरे दिल में अभी भी हल्का-सा शक बना हुआ था। जैसे-जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, हमारे घर में रौनक बढ़ती जा रही थी। रिश्तेदार आने लगे थे और हर जगह उत्सव का माहौल था। मेरी माँ, जो शुरू में परेशान रहती थी, अब बेहद खुश थी। मेरी सभी बहनें भी शादी के लिए तैयारियां करने में मेरे साथ थी। घर में हर ओर खुशी थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक डर था। क्या मेरी बहन के साथ सब ठीक रहेगा? क्या अभिनव सच में उसके लिए सही जीवन साथी है? इन सवालों के बीच समय गुजरता जा रहा था। मैंने भी अपने काम से कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली थी। हम सब घर में एक साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे थे, खूब हंसी-खुशी कर रहे थे और शॉपिंग भी कर रहे थे। हमारी जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही थी। लगभग 1.5 महीने बाद मेरी छोटी बहन की शादी की तारीख फिक्स हुई थी। हम सभी बहुत खुश थे, लेकिन मेरी छोटी बहन के चेहरे पर एक अजीब-सी उदासी थी। शादी का समय आ गया था और 1.5 महीना कैसे बीत गया, यह हमें पता ही नहीं चला। बहन-भाई के साथ समय बिताने का अपना ही मज़ा होता है। मेरी माँ बहुत खुश थी। मैं जो अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप में बिठा रही थी, मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी जगह पर बैठा दिया। मैं ये सब देखकर परेशान हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सब बातों से मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान भी थी। मैंने हैरत से मेरी माँ को देखा। माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसी समय एजेंट की तरफ देखने लगी, तो उसके चेहरे पर भी कोई हैरानी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर अनन्या अभी भी बहुत खुश थी और वही अभिनव भी बहुत खुश था। उनकी खुशी का कारण मुझे समझ नहीं आया। अचानक से मैं उठने लगी, तो अभिनव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हैरत से कहा था,
ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। ये जगह मेरी नहीं, मेरी बहन की है। मेरी बात सुनकर अभिनव ने मुझसे कहा, ये जगह आपकी आपकी है, आपकी बहन की नहीं। मेरी बहन उसी लड़के के साथ खड़ी थी जिससे उसका रिश्ता आया था और दोनों एक साथ खड़े होकर बहुत खुश लग रहे थे। क्या हो रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। तब अभिनव ने बैठते हुए ही मुझे सारी बात बताई। उसने कहा कि यह रिश्ता मेरी बहन का नहीं, मेरा था। यह पूरा प्लान मेरे घर वालों के साथ मिलकर एजेंट अभिनव का ही था। मुझे अभिनव पर बहुत गुस्सा आया था। मैं चाहती थी कि मेरी बहन का घर बस जाए, लेकिन अब कुछ गलत हो गया था। मैंने अभिनव से कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने तुरंत इनकार कर दिया और वहां से उठकर जाने लगी। लेकिन फिर अभिनव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इशारे से कहा, अगर आप यहाँ से उठकर गई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। अभिनव की बात सुनकर मैं परेशान हो चुकी थी। फिर अभिनव मुझसे कहने लगे, मैंने जब पहली बार तुमको देखा था, तभी मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी, मगर मैं नहीं जानता था तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। फिर मुझे तुमसे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का पता चला तो मैं टूट गया था, मगर फिर मैंने ठान लिया था कि मुझे तुम्हें उस राक्षस से बचाना है, इसलिए मैंने तुम्हारा हर कदम पर साथ दिया था। प्लीज मेरे प्यार को मत ठुकराओ। अभिनव की बात सुनकर मैं उसके चेहरे को देखने लगी। उसके हर अंदाज से मुझे सच्चाई नज़र आ रही थी। तभी मैं अभिनव से शादी करने के लिए राज़ी हो चुकी थी। अभिनव ने मुझे मुँह दिखाई का एक बहुत बड़ा-सा प्यारा-सा तोहफ़ा दिया था। अभिनव ने मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दिया था। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था और हमारी कोई संतान नहीं थी। उसने कभी मुझसे संतान के लिए ज़ोर नहीं डाला और खुद भी नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच कोई आए। वह हमारे रिश्ते को समय देना चाहता था। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में दुःख झेले थे, उन सब का फल मुझे भगवान ने अभिनव के रूप में दे दिया था। अब मैं भगवान की शुक्रगुज़ार थी जो मुझे अभिनव मिला था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।